Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Vinita Chauhan Online Classes. So today we are going to discuss about Test Series 7. तो जैसा कि हम टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और उसी तरह से आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका पेपर नंबर 7 है। और पेपर नंबर 7 में जो भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनको वन बाई वन हम अटैम्प्ट करेंगे। तो ये काफ़ी आपको बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लाइब्रेरी साइंस एग्ज़ाम्स में, क्योंकि उसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है, आपसे पूछे जाते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस को। और अगर बात करें आरएसएसबी और आरबीएससी के एग्ज़ाम्स की, तो उसमें भी आपसे जो 20 से लगभग 15 to 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर से डिस्कस किए जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके लिए हम जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में, तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज जो हम लेके आए हैं वो आपका पेपर नंबर 7 है। तो चलिए कौन सा इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका 51 है। तो 51 में देखिए जो आपका क्वेश्चन है पहला, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा क्वेश्चंस है और आई होप कि आपको पता भी होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है आपका लाइनेक्स, एंड दूसरा ऑप्शन है कोई नहीं, एंड सी जो ऑप्शन है विंडोज़ एक्सपी, एंड डी जो ऑप्शन है वो आपका विंडोज़ है। तो देखिए इसमें जो डी अगर ऑप्शन की बात करें, विंडोज़ जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिज़ाइन किया है, आपको पता ही होगा। और ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ओके, अगर आपने कभी वेबसाइट पे जाके देखा होगा तो ये इसकी कॉस्ट होती है, एक प्राइस होता है, तो वो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। विंडोज़ एक्सपी इस वो भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है सी ऑप्शन में, तो ये भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मीन्स इनका कोई ना कोई प्राइस फिक्स होता है, कोई ना कोई कॉस्ट होती है। अगर हम बात करें इंडिया में हमारे लैपटॉप्स वगैरह की, तो जो हमारे मोस्टली जो यूज़र्स हैं वो पायरेटेड विंडोज़ को यूज़ करते हैं, मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। जो भी आपकी ओरिजिनल विंडो है वो उसमें कोई ना कोई आपको प्राइस पे करना पड़ता है। ओके, तो इसमें देखिए सी और जो डी ऑप्शन है ये तो आपका ऑप्शन नहीं है, और इसमें जो बचता है आपका ए ऑप्शन, दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका एकदम करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो भी आपका कंप्यूटर से है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूचना क्या है। ओके, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बारे में हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए जिस तरह से डेटा होता है वो एक होता है रॉ फैक्ट्स। ओके, मीन्स कोई भी डेटा, जैसे लाइक आपको किसी ने 1 2 3 बोला है, मीन्स वो क्या है, एक डेटा है। ओके, मीन्स क्या है कि उसका कोई मीन्स नहीं है। क्लियर है कि ऐसा कोई डेटा जिसका कोई मीन्स ना हो। ओके, अगर हम किसी को बोलें कि 1 2 3 किलोमीटर्स बोल दें या फिर मीटर बोल दें, ओके, या फिर हम किसी को उसको इसमें कोई ना कोई यूनिट को ऐड कर दें, ठीक है, तो मीन्स क्या है, वो डेटा क्या है, एक इन्फॉर्मेशन बन जाता है। मीन्स उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। ओके, तो मीनिंगफुल जो डेटा होता है, ओके, उसको क्या बोला जाता है, इन्फॉर्मेशन बोला जाता है, सूचना बोला जाता है। ओके, या फिर हम दूसरी टर्म में इसको बात करें, जो प्रोसेस डेटा होता है या फिर जो मीनिंगफुल फैक्ट्स हैं उनको क्या बोला गया, आपका इन्फॉर्मेशन बोला गया। तो देखिए इसमें ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कोई नहीं, जो बी ऑप्शन है दैट इज प्रोसेस डेटा। ओके, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, क्या है प्रोसेस डेटा, मीन्स एक ऐसा डेटा जिसको प्रोसेस किया जा चुका है, जिसका कोई ना कोई मीन्स होता है। क्लियर है, तो इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका कंप्यूटर क्वेश्चन कौन सा है। तो सीधा 62 नंबर पे आपका एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, वो देखते हैं कौन कौन सा क्या डिस्कस किया है इसमें क्वेश्चन नंबर 62 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है कि 8 इंच फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार कब हुआ था। ओके, तो इसमें 8 इंच फ्लॉपी डिस्क के बारे में पूछा गया है कि इसका जो आविष्कार है, इसको इन्वेंट कब किया गया था। तो आपके पास में 4 ऑप्शन है, 1965, एंड जो बी ऑप्शन है 1982, और सी जो ऑप्शन है आपका 1971, एंड डी ऑप्शन है आपका 1981। ओके, तो इसमें देखिए आपका जो सी ऑप्शन है दैट इज 1971, ये आपका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चंस कई बार लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम्स में पूछ लेते हैं टेस्ट सीरीज में, कभी भी आप अटेम्प्ट करेंगे ऑनलाइन, और ये जनरली पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बाकी ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आते कंप्यूटर में, तो ये आपको बस पता होना चाहिए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 63, ये हमारा कंप्यूटर से है। ये पूछा गया है कि इसमें विंडोज़ एक्सपी से विंडोज 7 में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ओके, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है आपके। अपग्रेड है, कोई नहीं, डाउनलोड, अपलोड। ओके, देखिए पहली चीज़ तो ये कि जो विंडोज़ एक्सपी है ये आपका जो पुराना जो वर्जन था विंडो का उसको बोला गया है विंडोज एक्सपी। देन जो न्यूअर वर्जन आया था उसको विंडोज 7 बोला गया था। ओके, तो अब देखिए विंडो एक्सपी थी जो आपका पुराना वर्जन था, विंडोज 7 जो है न्यू वर्जन है। तो किसी पुराने वर्जन से न्यू वर्जन पे स्विच करना तो वो कहलाता है कि जो प्रोसेस होती है उसको अपग्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको जो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है वो अपडेट या फिर अपग्रेड में हो सकती है। तो देखिए अपडेट का मीन्स होता है कि कोई सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मीन्स सपोज करो कि आपके पास में विंडोज़ एक्सपी है, तो एक्सपी को आपको अपडेट करना है। मीन्स उसके अंदर अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की, किसी एंटीवायरस को लेके या फिर कोई और जो एप्लीकेशन है उसमें किसी भी तरह की कोई एरर आ रही है, तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए कोई ना कोई न्यू फाइल को डिज़ाइन किया जाता है और उस फाइल के थ्रू उस एरर को रिमूव किया जाता है। ओके, तो इस तरह के जो फाइल हम उसमें अटैच कर रहे हैं, उसमें जोड़ रहे हैं, उसको कोई पैचअप फाइल होती है जिसको हम ऐड कर देते हैं उस विंडोज़ एक्सपी में। तो ये तो आपका हो गया अपडेट करना। मीन्स हम सॉफ्टवेयर वही रहेगा हमारा, मीन्स क्या है कि उसमें हम जो उसकी कैपेबिलिटीज है थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है, मीन्स कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड एरर है उसको रिमूव करेंगे तो वो चीज़ हो गई कि उस सॉफ्टवेयर को हमने अपडेट किया है। क्लियर है, तो जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आज मोबाइल फोन वगैरह में, कोई गेम वगैरह यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा कि न्यू न्यू जो अपडेट्स हैं वो आते रहते हैं। लाइक आपका व्हाट्सएप अगर आप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप में भी न्यू न्यू आपके अपडेट्स आते रहते हैं। तो वो क्या है कि हमारे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, मीन्स उसमें न्यू फीचर्स को ऐड करना है। अब बात आती है कि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया, उसका जो इंटरफेस है उसको चेंज कर दिया, उसके जो स्टोरेज जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया है, या फिर उसका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है पीछे बैकग्राउंड में तो उसको चेंज किया है। तो इस तरह से जो चेंजेस किए हैं कंप्लीटली तो उसको क्या बोलोगे, अपग्रेड करना। मतलब क्या है कि उसका पूरा ही प्लेटफॉर्म चेंज कर देना। तो विंडो एक्सपी से विंडोज 7 पे स्विच करना ये क्या कहलाता है, आपका अपग्रेड कहलाता है। ओके, तो अपडेट और अपग्रेड में आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है 64। तो 64 जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3.5 इंच डबल साइड फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है। तो इसमें पूछा गया है कोई नहीं, इसमें बोला गया है कोई नहीं, और बी में है आपका दोनों ही, और सी ऑप्शन दे रखा है आपका एप्पल, और डी ऑप्शन आपका दे रखा है IBM। ओके, तो इसमें देखिए आपके जो आंसर है वो दोनों ही है। इसमें जो 3.5 इंच साइड फ्लॉपी डिस्क का जो प्रयोग होता था वो एप्पल कंपनी भी उसको यूज़ करती थी और IBM भी। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है दोनों, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आपको बस ये याद रखने हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो भी आपका कंप्यूटर से है। तो 65 क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किसको मेमोरी बैंक कहा जाता है। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है। आप एक बार इसको ऑप्शन को देखिए और आप एक आइडिया लगाइए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला जो ऑप्शन है आपका प्राथमिक चिप, दूसरा जो बी ऑप्शन आपका दैट इज रैम चिप, एंड सी जो ऑप्शन है वो आपका है रोम चिप, और डी जो ऑप्शन है वो आपका है कोई नहीं। ओके, तो देखिए इसमें चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो है आपका रैम चिप। तो रैम चिप को ही क्या बोलते हैं, आपको मेमोरी बैंक कहा जाता है। ओके, जैसा कि आपको पता है कि 2 टाइप की आपकी जो मेन मेमोरी होती है, जो वो 2 टाइप की होती हैं मेनली। एक तो आपकी रीड ओनली मेमोरी, और जो आपकी बी जो मीन्स दूसरी जो टाइप की मेमोरी है वो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम जो चिप है उसको क्या बोला गया है, मेमोरी बैंक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका 66, कंटिन्यूस आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 66 जो क्वेश्चन है वो भी आपका कंप्यूटर से है। पूछा गया है क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार को पूछा गया है। तो इसमें देखिए बी जो फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज भाषा, लैंग्वेज, या फिर बी ऑप्शन में कोई नहीं, और सी जो ऑप्शन है वो है आपका पैकेज, और डी जो ऑप्शन है वो है आपका दोनों। तो देखिए आपके एक बार इसको ऑप्शन को देखिए और उसके बाद बताइए कि इसमें कौन सा करेक्ट हो सकता है।
तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है आपके पैकेज और एप्लीकेशन पैकेज वगैरह, ये आपका करेक्ट आंसर है। मींस जो आपके एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक टाइप के पैकेज होते हैं, जैसे कि आप कोई विंडोज़ वगैरह आप यूज़ करते हैं, जनरली विंडोज़ यूज़ करते हैं यूज़र्स, ओके, अपने इंडिया में। तो इसमें क्या है, आपको जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें कई सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक आपका जो ऑफिस है, ओके, वर्ड ऑफिस आप यूज़ करते हैं, उसमें कम्प्लीटली एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसके अंदर आप पीपीटी डिज़ाइन करना और डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, ओके, तो ये सारी चीज़ आप उसमें कर पाते हैं। तो एक तरह के जो पैकेज होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 67, उसको देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। 67 में पूछा गया है कि एक ही चिप पर स्थापित प्रोसेसर कहलाता है। ओके, मीन्स एक ऐसा प्रोसेसर जो सिंगल चिप पे डिज़ाइन किया गया हो। क्लियर है? तो ये चीज़ आई थिंक मैंने पहले आपको पेपर में एक्सप्लेन किया है इसको। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, आपको अगर आइडिया लग रहा हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला जो ऑप्शन है आपका माइक्रो प्रोसेसर, बी जो ऑप्शन है आपका मिनी प्रोसेसर, एंड सी जो ऑप्शन है मल्टी प्रोसेसर, एंड डी कोई नहीं। ओके, तो आपको देखिए ऊपर में से जो 3 ऑप्शन है उसमें से एक आंसर आपका सही है। तो वो सही जो आंसर है वो आप पता कर पा रहे होंगे कौन सा आंसर सही है। तो मैंने आपको बताया भी होगा कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, ओके, जो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है माइक्रो प्रोसेसर, इसमें मैंने आपको बताया होगा कि इसको प्रोसेसर ऑन अ सिंगल चिप भी बोला जाता है। ओके, प्रोसेसर ऑन अ सिंगल चिप बोला जाता है। तो इसीलिए उन्होंने एक पूछा है क्वेश्चन कि एक ही चिप पर स्थापित प्रोसेसर कहलाता है। तो आपका ये माइक्रो प्रोसेसर ही है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर की बात ही हो रही है। तो इसमें इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। प्रोसेसर ऑन ए सिंगल चिप इसको बोला जाता है। क्लियर है? और प्रोसेसर ऑन ए सिंगल चिप मीन्स माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन जो कंप्यूटर होते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है, इसीलिए। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका जो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आपका 68। तो 68 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि किसी कमांड को फाइनल करने या एंट्री करने हेतु कीबोर्ड की कौन सी की प्रेस की जाती है। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है कि जब भी आप कीबोर्ड से कोई कमांड देते हैं, कोई फाइनल कमांड अगर आपको करनी है या अगर आप कोई एंट्री करते हैं, तो उसके बाद में आप कौन सी की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कभी भी कंप्यूटर यूज़ किया होगा, अपने कीबोर्ड यूज़ किया होगा और आपने कभी भी कोई कमांड दी होगी, तो आप उसके बाद में क्या एंटर करते हैं। ओके, तो कौन से की को आप प्रेस करते हैं। तो जैसे इसमें ऑप्शन है इंसर्ट, बी ऑप्शन है आपका एस्केप, एंड सी जो ऑप्शन है कंट्रोल, एंड डी जो ऑप्शन है एंटर। तो देखिए डी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, आप एंटर को ही प्रेस करते हैं। ओके, जैसे कोई भी हमें इंस्टॉलेशन करना है, अगर उसको फाइनल करना है तो हम एंटर को प्रेस करते हैं। कोई भी अगर हमें लाइन लिखनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स में हम लाइन लिख रहे हैं, लास्ट में हमें एंटर ही प्रेस करना पड़ता है। तो किसी भी तरह की कोई भी कमांड है उसको फाइनल करने के लिए हमें एंटर प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो एक बहुत ही सा कॉमन सा क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कंटिन्यूएशन में 69 जो क्वेश्चन है वो भी आपका कंप्यूटर से है। कंप्यूटर में पूछा गया है कि कंप्यूटर ऑपरेशंस की गति मापी जाती है। ओके, तो ये देखिए आप इसमें डी ऑप्शन जो 4 ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है कोई नहीं, बी ऑप्शन है मेगाबाइट मींस एमबी, और एक और है इसमें सी ऑप्शन दैट इज मेगा बोर्ड, ये कोई यूनिट होती ही नहीं है पहली बात तो। एंड डी जो डी ऑप्शन है दैट इज मेगा हर्ट्स। ओके, तो आपने कभी जैसे चेक किया हो तो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली। जैसे कभी आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो आपको कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ में जाना है और वहाँ पर चेक करना है कि आपका जो कंप्यूटर है वो किस प्रोसेसर को यूज़ कर रहा है और उसकी कितनी स्पीड है। तो आपको जब हम चेक करेंगे आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाके, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि जैसे लिखा होता है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 3.5 गीगाहर्ट्ज़, 1.4 गीगाहर्ट्ज़। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, या फिर आपको मेगाहर्ट्ज़ में स्पीड मिलेगी। तो ये जो इसमें ऑप्शन है आपका डी, तो वो क्या है, आपकी कंप्यूटर की ऑपरेशंस की गति मापने की एक यूनिट होती है, एक मेजरमेंट के लिए एक यूनिट, मतलब इसको एक इकाई बोलते हैं। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज मेगाहर्ट्ज़, तो उसको जो प्रोसेस है, जो कंप्यूटर की ऑपरेशंस हैं उनको मेजर करने के लिए मेगाहर्ट्ज़ जो उसकी यूनिट रहती है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर से पूछे गए हैं इस पेपर में। अगला क्वेश्चन 70 भी आपका कंप्यूटर से पूछा गया है।
इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में फ्लॉपी डिस्क का कितने इंच का स्टैंडर्ड साइज है। ओके, तो इसमें स्टैंडर्ड साइज पूछा गया है कि वर्तमान में कितने इंच के फ्लॉपी डिस्क को यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये जो आपके ऑप्शंस है 5.25 एंड बी ऑप्शन है 3.8 एंड जो सी ऑप्शन है दैट इज़ 3.5 और जो डी ऑप्शन है दैट इज़ कोई नहीं। ओके, तो आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। 3.5 एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी साइज़ है जो यूज़ किया जाता है वर्तमान में। हालांकि अभी वर्तमान में कोई फ्लॉपी डिस्क वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता है, बट अगर कहीं भी अगर इसका यूज़ हो रहा है तो इसका जो साइज़ है वो 3.5 इंच है। क्लियर है, बस आपको याद रखना है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन आपका 77 देखते हैं 77 क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि सीमा पार मींस ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो का अर्थ है। ओके, तो इसमें देखिए आपके चार जो ऑप्शन है उसमें बोला गया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बी जो ऑप्शन है देश के बीच डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान, और जो सी ऑप्शन है देश के बीच में पुस्तकों का मुक्त प्रवाह, एंड डी जो ऑप्शन है देशों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान। ओके, मींस दो कंट्री के बीच में इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन का जो लेन देन है, जो आदान प्रदान है, उसको बोला गया है। क्लियर है, तो देखिए इसमें जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। इसी को ही ट्रांसबॉर्डर बोला जाता है कि मींस दो कंट्री के बीच में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान हो रहा है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो प्रोसेस हो रहा है, उसको क्या बोला गया है, टेक्निकल टर्म दैट इज ट्रांस बॉर्डर। क्लियर है, आपको याद रखना है दो देशों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान को क्या बोला गया है, ट्रांस बॉर्डर। क्लियर है, मूव करते हैं अगला क्वेश्चन दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ई बुक पद संबंधित है। मींस ई बुक के बारे में पूछा गया है। ई बुक क्या है, आपका पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक बुक, बी ऑप्शन है आपका एजुकेशनल बुक, सी जो ऑप्शन है इंजीनियरिंग बुक, एंड डी ऑप्शन है इकोनॉमिक्स बुक। ठीक है, तो ई बुक्स तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी टर्म है। ये आपका ए ऑप्शन है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बुक। तो जहाँ भी ई जो वर्ड है लाइक आपका ई रिसोर्सेज लिखा है तो आपका ई इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हो जाएगा। ओके, ई थीसिस है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस हो जाएगी। तो इस तरह से जो ई जो वर्ड है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पर लिखा है ई बुक तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका 81 में पूछा गया है कि NIC नेट। ओके, निक नेट एक उदाहरण है। तो निक नेट के बारे में आपको बताना है। तो इसमें लिखा है आपका लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क लैन का उदाहरण है, या फिर आपसे बी में बोला गया है कि सुपर लैन या सुपर लैन का एग्जांपल है, या फिर वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है, या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। तो NIC का जैसा आपको पता है कि NIC हमारे पूरी कंट्री में ओके NIC का जो नेटवर्क है मीन्स जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो NIC के मेंबर है, तो इस तरह से उनको ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करने के लिए NIC ने एक नेटवर्क को डिज़ाइन किया है, और उस नेटवर्क के थ्रू उन सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो NIC के मेंबर हैं उनको कनेक्ट किया है। क्लियर है, तो मीन्स क्या है, एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड वाइड मीन्स पूरे कंट्री में फैला हुआ है। क्लियर है, तो इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन है दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये आपका वैन जो नेटवर्क है वो करेक्ट आंसर है। तो जो आपका निक नेट है वो एक एग्जाम्पल है आपका वाइड एरिया नेटवर्क का, आपको याद रखना है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 82 पे पूछा गया है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ओके, कथन सत्य नहीं है। ओके, ये आपको बस एग्जाम में याद रखना है। कई सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में पूरे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हैं। ओके, और वो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। क्लियर है, बस इतना पढ़ते हैं और बाकी नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें आपको लास्ट में नहीं पे थोड़ा फोकस करना है कि इसमें ऐसा कौन सा है जो रॉन्ग है मीन्स गलत है मीन्स सही नहीं है। क्लियर है, तो पहला जो पूछा गया है, पहला बोला गया है जो ऑप्शन है वो है सूचना एक संगठित डाटा है, सूचना ज्ञान की ओर ले जाता है, एंड सूचना निर्णय लेने में सहायक होती है, एंड सूचना और डेटा समानार्थी शब्द हैं। तो देखिए काफ़ी सारे सिमिलर से जो सारे ऑप्शन हैं, इसमें से आपको बस करेक्ट जो आंसर है वो आपको बताना है। क्लियर है,
तो ये देखिए आपका जो रॉन्ग जो चीज़ है वो आपकी डी ऑप्शन है, सूचना और डेटा समानार्थी शब्द हैं। देखिए सूचना अलग चीज़ होती है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, और डेटा अलग है। ओके, डेटा कोई भी रॉ फैक्ट्स है, कोई भी रॉ मटेरियल, और अगर हम उसको प्रोसेस कर दें, कोई मीनिंगफुल अगर डेटा बन जाता है तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन कहलाती है। क्लियर है? तो सूचना और डेटा दोनों ही अलग है, समानार्थी नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 84 पे पूछा गया है कि आपका जो क्वेश्चन है OCLC का विस्तृत रूप है। ओके, OCLC का जो विस्तृत रूप है वो क्या है, आपको पता ही होगा। तो इसमें पहले जो ऑप्शन पे है ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, बी जो पूछा बोला गया है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, और सी जो है वो है ऑनलाइन कैटलॉगिंग ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, एंड डी ऑप्शन है ऑनलाइन कैटलॉग एंड लाइब्रेरी कंप्यूटराइजेशन। ओके, देखिए नीचे वाला दोनों ऑप्शन ही रॉन्ग है आपके, और ऊपर दोनों में से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। बट अगर बात करें प्रेजेंटली इसका जो नाम है वो आपको पता ही होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, दैट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो पहले इसको ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर भी बोला जाता था, क्योंकि ओहियो एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है जो कि यूएस के अंदर सिचुएटेड है। तो वहाँ पर इसको सबसे फर्स्टली ओपन किया गया था, इसलिए इसको ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर बोला गया। बट प्रेजेंटली अगर बात करें तो इसका जो नाम है वो है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, आपको पता ही होगा। तो अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 85 क्वेश्चंस में पूछा गया है डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस हमने पहले पेपर में अटेम्प्ट किया है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चंस। तो चलिए बी जो फर्स्ट ऑप्शन में है ए, दैट इज डिवाइडिंग, और बी ऑप्शन है कोई नहीं, ये फालतू ऑप्शन है। सी जो ऑप्शन है वो है दोनों, और डी जो ऑप्शन है फॉर्मेटिंग। ओके, तो आपको याद रखना है कि डिवाइडिंग है या फॉर्मेटिंग है, या फिर ओनली फॉर्मेटिंग है, या फिर ओनली डिवाइडिंग है, या फिर दोनों है। ठीक है, तो इसमें से देखिए पहले की जो अपनी क्लास अटेंड की होगी अब लाइब्रेरी वाली, इसमें कंप्यूटर वाली जो क्वेश्चंस हमने पेपर जो चला रहे हैं, तो उसमें देखिए फॉर्मेटिंग जो प्रोसेस है, डी ऑप्शन जो है आपका, फॉर्मेटिंग जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, डिस्क को ट्रैक्स में बांटने की प्रक्रिया जो कहलाती है। क्लियर है? तो आपका जो ऑप्शन है वो फॉर्मेटिंग है। इसमें डी जो ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया है, और डिस्क के अंदर जो ट्रैक्स हैं, सेक्टर्स है, उसको भी एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से सेक्टर्स होते हैं, वर्क करते हैं, और ट्रैक्स क्या होते हैं किसी भी डिस्क के अंदर। तो ये हमने एक्सप्लेन किया है जो आपके प्रीवियस पेपर हैं उनमें। तो आप यूट्यूब पे वो सारे पेपर्स अपलोडेड हैं विनीता चौहान ऑनलाइन क्लासेस पे, आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए 86 अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 86 जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका कंप्यूटर से है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क मुख्यतः शैक्षणिक उद्देश्य के लिए नहीं है। ओके, मीन्स कोई ऐसा नेटवर्क जो एकेडमिक पर्पस के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। ओके, आपके पास में 4 ऑप्शन है, जेनेट है, एनेट है, इन्फ्लिपनेट है और निकनेट है। ओके, देखिए आपने जेनेट भी आपने लाइब्रेरी साइंस में पढ़ा है, इन्फ्लिपनेट भी आपने पढ़ा है, और निकनेट भी पढ़ा है। ओके, इनके बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है, बट आपने एनेट नहीं सुना होगा। क्लियर है? तो इसका जो आपका आंसर है वो एनेट है, बी आपका जो ऑप्शन है। ये आपका एजुकेशन से या फिर एकेडमिक पर्पस के लिए डिज़ाइन इसको नहीं किया गया है, तो इसीलिए आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। बाकी आपके ऑप्शन सही है, मीन्स क्योंकि जो जेनेट है वो भी आपको एकेडमिक्स पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन्फ्लेड आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इसको भी एकेडमिक के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपका एनआईसी नेट है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसको भी एकेडमिक के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्लियर? एनेट जो आपका ऑप्शन है वो डिफरेंट है, यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? तो चलिए मूव करते हैं और देखते हैं कि आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 89। तो 89 क्वेश्चन में आपको देखते हैं कौन सा है। तो 89 जो क्वेश्चन है वो आपका है कॉपेंडेक्स किस विषय पर ऑनलाइन डेटाबेस है। तो कॉपेंडेक्स जो है वो देखिए आपका 4 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है फिजिक्स, दूसरा जो ऑप्शन है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, एंड जो सी ऑप्शन है इंजीनियरिंग, एंड डी जो ऑप्शन है आपका है कॉमर्स तथा एक्सपोर्ट। ओके, तो इसमें देखिए आपका जो सी ऑप्शन है इंजीनियरिंग। ओके, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो डेटाबेस को डिज़ाइन किया गया है ऑनलाइन डेटाबेस, उसका नाम है कॉपेंडेक्स, आपको याद रखना है। तो आपका जो 89 जो क्वेश्चन है इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला मूव करते हैं पुस्तकालय, जो आपका क्वेश्चन है 90। ओके, तो 90 क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुस्तकालय ऑटोमेशन तथा पुस्तकालय सेवाओं की प्रगति के बारे में चर्चा करने के लिए इन्फ्लिनेट द्वारा आयोजित वार्षिक
कन्वेंशन का नाम है। ओके, तो मीन्स इसमें बोला गया है कि जो इन्फिलनेट के द्वारा जो एक कन्वेंशन जो होते हैं आपके कन्वेंशंस जो हर 6 महीने में कराए जाते हैं इन्फिलनेट के द्वारा, दो ही कन्वेंशन कराता है इन्फिलनेट, आपको पता ही होगा। एक तो आपका प्लानर है और दूसरा जो आपका है कैलिवर। तो ठीक है, इसमें प्लानर ऑप्शन नहीं है आपका, डी ऑप्शन में आपको कैलिवर मिल जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि जो इन्फ्लेमनेट है आपको पता ही होगा। इन्फ्लेमनेट के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो इसमें दो ही आपके कन्वेंशन है जो कराए जाते हैं। पहला आपका प्लानर है, दूसरा आपका कैलीवर है। क्लियर? और ठीक है, मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 93 क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। 93 क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलिवर, डेलनेट और वोनेट, एडीनेट इस श्रेणी के नेटवर्क है। मीन्स ऐसा पूछा गया कि किस श्रेणी के नेटवर्क हैं ये, इनको आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो आपका ए ऑप्शन दे रखा है वो है आपका वाइड एरिया नेटवर्क वैन, और जो बी ऑप्शन में इन है, मतलब कुछ भी ऑप्शन दे रखा है, और सी जो ऑप्शन है वो है मैन, और डी ऑप्शन है आपका लैन। तो इन चार में से आपको चूज करना है करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखिए, इसमें जो आपका मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मीन्स एक सिटी वाइज ये नेटवर्क है, एक सिटी में फैले हुए हैं। जैसे कैलिबनेट है आपका कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क है, डेलनेट आपका दिल्ली में फैला हुआ है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, और ये बोनेट जो है वो आपका मुंबई का नेटवर्क है। इस तरह से अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, एडीनेट जो है। तो इस तरह से जो नेटवर्क है वो सिटी वाइज को डिज़ाइन किया गया है। तो इस तरह के नेटवर्क को क्या बोला जाता है, आपका मैन बोला गया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर है? ये मूव करते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है 94। तो 94 जो क्वेश्चन पे पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए नेटवर्क में से कौन सा लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है। ओके, लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है ये पूछा गया है। ओके, तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है आपका ER नेट है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है। बी जो ऑप्शन दे रखा है आपका इनफ्लिप नेट है। सी जो ऑप्शन है आपका एडीनेट, और डी जो ऑप्शन है डेलनेट है। ओके, तो देखिए, जो डी ऑप्शन है आपका डेलनेट, ये भी आपका लाइब्रेरी नेटवर्क है। एडीनेट भी आपका लाइब्रेरी नेटवर्क है। इनफ्लिप नेट भी आपका लाइब्रेरी का नेटवर्क है। एक ही ऑप्शन बचता है आपका इसमें, ए ऑप्शन। तो ये है आपका एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, जो कि आपका लाइब्रेरी से रिलेटेड नहीं है। ओके, जो कि आपका लाइब्रेरी का नेटवर्क नहीं है, और इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस पेपर में। जैसा कि आपको पता ही है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, और इसकी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो मीना पहूजा हैं। और इसको डिज़ाइन किया गया था, इसको डेवलप किया गया था 1986 में, और 1998 में इसको एक एज अ ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, और इसको मीटी के अंडर में रखा गया है। इसको मीटी का मीन्स जैसे आपको पता ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये सारी जो डिटेल थी ER नेट के बारे में, और बाकी इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस पेपर में एक्सप्लेन किया है अच्छे से ER नेट के बारे में। तो चलिए मूव करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है आपका 95 क्वेश्चन में पूछा गया है आपका UGC इन्फोनेट नेटवर्क द्वारा क्या प्रदान कराया जाता है। ओके, UGC इन्फोनेट नेटवर्क द्वारा क्या प्रदान किया जाता है। तो इसमें देखिए, आपके ए ऑप्शन में दे रखा है ई बुक्स, एंड जो बी ऑप्शन है इसमें बोला गया है ई जर्नल एंड डेटाबेस, एंड जो सी ऑप्शन है दैट इज वर्चुअल लाइव, एंड डी ऑप्शन है दैट इज डिजिटल लाइब्रेरी। ओके, तो आपको अगर UGC इन्फोनेट के बारे में आपने पढ़ा है तो आपको कोई आइडिया लग रहा होगा कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है। तो देखिए, इसमें जो बी ऑप्शन है आपका ई जर्नल एंड डेटाबेस। ओके, तो ई जर्नल एंड डेटाबेस आपका ये करेक्ट आंसर है। इसमें क्या है कि जो ई रिसोर्सेस हैं जो भी आपके, तो इसमें UGC इन्फोनेट से कनेक्टेड जो भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या है अपने आपस में ई रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। ओके, मींस इन सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो अपने ई रिसोर्सेज को एक दूसरे को शेयर कर सकें। क्लियर है? तो आपका जो बी ऑप्शन है वो ई जर्नल एंड डेटाबेस आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर?
चलिए मूव करते हैं। जो अगला आपका क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन फाइल की विशिष्टता या प्रकार को चिन्हित या पहचान या फिर आइडेंटिफाई करता है। क्लियर है। मींस जैसा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी फाइल है या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी आपकी फाइल है, तो मींस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो किस टाइप की फाइल है। वो MP4 फाइल है या फिर MP3 फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, ग्राफिक्स फाइल है या फिर कोई आपकी सॉफ्टवेयर की फाइल है, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। कोई भी अगर फाइल है तो फाइल का हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। जिस तरह से हमारे नाम होते हैं और हमारे नाम के साथ में हमारा सरनेम होता है, तो उस सरनेम के थ्रू हम हमारी जो कास्ट होती है, जो बाई कास्ट है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है। तो उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि वो कौन सी फाइल है। ओके, जैसे आपने किसी MP3 फाइल पे डबल क्लिक किया तो कंप्यूटर कैसे उसको आइडेंटिफाई करता है कि इसको कौन से मीडिया प्लेयर पे ओपन करना है। ओके, कौन से मीडिया पे इसको ओपन करना है, कहाँ पर इसको प्ले करना है उस फाइल को। ठीक है, तो वो जो कंप्यूटर है वो उसके जो फाइल का एक्सटेंशन है उसके थ्रू ही उस फाइल को आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप की फाइल है। ओके, अब ये एक्सटेंशन क्या होते हैं, जो एक्सटेंशन होते हैं फाइल के एक्सटेंशन। कभी आपने देखा होगा कि कोई भी फाइल का नाम है, लाइक आपका फाइल का नाम है ABC, देन उसके बाद में एक डॉट होता है, डॉट के बाद में उस फाइल का एक्सटेंशन का नेम होता है। अब एक्सटेंशन लाइक आपका MP3 हो गया, MP4 हो गया, ओके, GIF हो गया ग्राफिक्स इमेज के लिए, और आपका PNG हो गया। ओके, पोर्टेबल नेटवर्क फाइल जो है आपकी PNG। तो इस तरह से जो आपके डॉट के बाद में जो भी आपका लिखा है, तो वो क्या है, एक्सटेंशन को डिफाइन कर रहा है। तो वो आप भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस टाइप की फाइल है। अगर किसी फाइल के बाद में .MP4 लिखा है तो आप भी पता कर सकते हैं कि वो MP4 मीन्स वीडियो फाइल है। अगर उसमें लिखा है .JPG मीन्स आप समझ जाएंगे वो इमेज फाइल है। और अगर आपका डॉट के बाद में लिखा है कि कोई GIF, तो आप समझ जाएंगे कि वो किसी तरह की ग्राफिक्स फाइल है। क्लियर है। तो किस से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये सब, एक फाइल एक्सटेंशन के नाम से। ओके, तो फाइल एक्सटेंशन आपका जो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि फाइल आपकी किस टाइप की है। ओके, और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपका जो कंप्यूटर है वो आइडेंटिफाई करता है फाइल्स को। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है 107। तो 107 क्वेश्चन पे मूव करेंगे और देखेंगे आपका कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 107 में पूछा गया है कि अनुवादक जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है। ओके, कोई ऐसा अनुवादक है, ट्रांसलेटर है जो आपकी असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में बदल रहा है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसके अंदर जो 4 ऑप्शन है वो है आपका कोई नहीं, B ऑप्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और C जो ऑप्शन है असेंबलर, और D जो ऑप्शन है आपका कंपाइलर। तो देखिए इसका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका C है, दैट इज असेंबलर। अब देखिए असेंबलर क्या होता है कि जो असेंबली लैंग्वेज होती है। ओके, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, जैसे कोई हम लोग कोडिंग में पहले जो होते थे स्टार्टिंग में हम मशीन लैंग्वेज को यूज़ करते थे। मशीन लैंग्वेज लाइक आपकी 10001, तो 01 के फॉर्म में जो लैंग्वेज होती थी वो मशीन लैंग्वेज है। तो उसको क्या ह्यूमन बींग्स को थोड़ा सा लर्न करना, थोड़ा सा इसको रिमेंबर करना, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो बाद में क्या है, इसको एक असेंबली लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को लाया गया। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या किया गया था कि कुछ कोड को डिज़ाइन कर दिया गया था। ओके, लाइक आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है तो आपने उसमें ADD ऐड एक कोड बना दिया। ऐड अब जब भी आप कोड यूज़ करेंगे मीन्स वो 2 नंबर को आपको एडिशन करेगा। इस तरह से आपका सब बना दिया, सब SUB, सब मीन्स सब हो गया कि सब डिवीजन के लिए। अगर आपको कोई 2 नंबर का सब डिवीजन करना है मीन्स आप कोड को यूज़ करेंगे सब डिवीजन। ओके, सब इस तरह से आपको डिवाइड करना है 2 नंबर्स को, तो आप DIV एक कोड है आपको उसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह से असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग का यूज़ होने लगा। मीन्स कोड को यूज़ किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम कोड का यूज़ करने लगे। क्लियर है। तो अब जो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उस वो क्या करता है कि असेंबलर के थ्रू उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, तो इसका जो आंसर है आपको वो असेंबलर है। क्लियर है। इसी तरह से अगर बात करें और भी होते हैं, लाइक आपका कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। तो ये सारे आपके एक अनुवादक होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं जो किसी लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। तो चलिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 116 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आपसे। 116 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो उसमें पूछा गया है कि विशिष्ट उपयोगकर्ता की रुचि पर आधारित कंप्यूटर एडेड इंफॉर्मेशन सर्विस को किस नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, SDI है, मार्क है, एंड जो C ऑप्शन है आपका कैश
ओके। एंड जो डी ऑप्शन है दैट इज़ ऑनलाइन, तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ ए, ओके, SDI सेलेक्टेड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो चलिए मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 118 नंबर पे पूछा गया है कि एक वाइट कितने बिट्स के बराबर होती है। ओके, मीन्स कितने बिट जो है मिलके एक वाइट को डिज़ाइन करती हैं, एक वाइट को बनाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया है और बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है। इसमें देखिए सी जो ऑप्शन है 8 बिट, तो 8 बिट जो है वो आपका 1 वाइट के इक्वल होता है। ओके, अगर बात करें कि 4 बिट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, तो वो आपका एक निवल होता है। ओके, एक निवल, ठीक है। तो वन वाइट की बात करें तो 8 बिट, और अगर 4 बिट की बात करें तो एक निवल बन जाता है। क्लियर है? तो इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है 140, तो 140 को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो 140 पे जो आपका क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नहीं है। ओके, तो कंप्यूटर की मेमोरी आपको पता ही होगा कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि रैंडम मेमोरी, बी जो पूछा गया है कंट्रोल मेमोरी, और जो सी ऑप्शन में दिया है कोर मेमोरी, और डी में बोला है कि कोई नहीं। तो देखिए इसमें कोर मेमोरी भी आपने सुना होगा, रैंडम मेमोरी भी आपने सुना होगा, जो बी ऑप्शन है आपका कंट्रोल मेमोरी, तो ये आपका आंसर है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो जो कंट्रोल मेमोरी है वो आपका कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है। ओके, तो इस तरह से आज के पेपर में हमने जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे उनको अटैम्प्ट किया है और उनको जो भी एक्सप्लेन करना था उनको एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरह से इसकी कंटिन्यूएशन में हम और भी पेपर आपको लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।